के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर। और क्योंकि आप एक मुखर प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी उस जनभावना की बात मैं पहले करना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर को क्या सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जाए या फिर पीओके के दरवाजे पर एक महत्वपूर्ण और गहरी दस्तक के तौर पर देखा जाए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, यह मात्र एक जवाबी कार्रवाई नहीं है। ये आतंकवाद के विरुद्ध भारत के नीतिगत आचरण में युगांतर स्थापित करने वाला है। दिस इज ए पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म। क्योंकि इससे पहले 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो सेना के माध्यम से की थी, और वो आतंकवादियों का कैंप नष्ट किया था, लॉन्च पैड नष्ट किया था। उसके बाद जाकर जो हमने बालाकोट में किया वो एयरफोर्स के माध्यम से किया, और उसमें उनका जो लॉन्च पैड था वो नष्ट किया था कैंप की बजाय। एक स्टेप आगे गए, और इस बार हमने नो टच वॉर की, यानी मिसाइल के द्वारा उनके हेडक्वार्टर्स जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के उड़ाए। इसका मतलब अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारत हर जवाब में आगे बढ़ता जा रहा है। एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट इज ओवर, और अब जल थल नभ कहीं से भी भारत आतंकवाद के विरुद्ध करारा और प्रभावी प्रतिकार करने की स्थिति में आ गया है। तो वो दिन चले गए जब भारत में आतंकवादी घटना होने के बाद सिर्फ डोजियर भेजे जाते थे, अब सेना और मिसाइल भेजे जाते हैं। एक वो दौर था जब आतंकवाद होता था, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक बस भेजी जाती थी, पीओके के अंदर जो मुजफ्फराबाद है, जो पीओके की राजधानी माना जाता है। अब यहां से मिसाइल जाते हैं। तो ये एक मूलभूत अंतर आया है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की छवि में, भारत की अप्रोच में, और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में। क्योंकि आप इतिहास के भी बहुत गहरे जानकार हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, क्या माना जाए ऑपरेशन सिंदूर 1947 की जो अधूरी कहानी रही उसको पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम के तौर पर देखा जाए? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को अब एक न्यू नॉर्मल करार दिया। यह भी कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। देखिए पूर्णिमा जी, दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होता है या संघर्ष होता है या कोई विवाद होता है या कोई द्वंद्व होता है, दो देशों के बीच में हो या कॉलोनी और मोहल्ले में दो लोगों के बीच में हो, एक स्थापित सत्य माना जाता है कि हमेशा कमजोर और छोटा यह कहता है कि बड़ा और ताकतवर उसे सता रहा है। पर यह हमारे यहां एक विचित्र स्थिति थी कि पाकिस्तान हमसे कमजोर था, हमसे छोटा था, हम बड़े और ताकतवर थे, पर वो हमें सताता था और हम सिर्फ चिल्लाते थे। 48 में सीज फायर हमने किया, जबकि हम बड़े थे, हम जीत रहे थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ की उस समय कोई हैसियत नहीं थी। मैं क्यों बोल रहा हूं, 24 अक्टूबर 1945 को बना है संयुक्त राष्ट्र, अक्टूबर 47 तक मेरे विरोधी बता दें, एक प्रस्ताव बता दें जो कभी संयुक्त राष्ट्र में गया हो। उसके बाद युद्ध में हमारी सेना जीतती रही। 65 में हम हाजी पीर का दर्रा छोड़ के चले आए, और हम लाहौर के 20 किलोमीटर तक चले गए थे, वो छोड़ के चले आए। 71 में 1/3 पाकिस्तान की फौज 93,000 हमारे कब्जे में थी, हमने पीओके नहीं छुड़वाया, वो तो अलग छोड़िए। हमने पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का 13,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जीता हुआ वापस कर दिया, अपने 54 कैदी नहीं वापस किए। और मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए की सरकार, जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में और वास्तविकता में सोनिया जी के दिशा निर्देश में चल रही थी, उसमें तो आतंकी हमले पूरे देश में होते रहे और हम शांति का राग अलापते रहे। उस दौर के बाद मोदी जी के आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। अटल जी के दौर में हमारे पास पूर्ण सत्ता नहीं थी, इसलिए हमने जो प्रभावी उत्तर दिया था कारगिल में, मगर हम एलओसी के पार नहीं गए थे। अब स्थिति यह बनी है कि हमने सीमा के उस पार जाके दिखाया और आतंकवादियों का ध्वस्त किया, और उसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बताया भी है। यानी अब अंतर यह आया है, अब कोई आता था भारत में, घुस के आता था, मारता था और चला जाता था, हम डोजियर देते थे। अब भारत वो भारत है जो घुसता है, फिर मारता है, उसके बाद बताता भी है कि हां हम कोई चोरी छुपे नहीं आए थे, हमने आपको मारा है और मार के जा रहे हैं। उसके बाद जो दुनिया भर में हमने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजे, तो मारता भी है और फिर दुनिया भर को जागृत करके जताता भी है कि हमने क्या किया है। तो जिसे मैं कह सकता हूं एक युगांतर स्थापित हो गया है भारत की पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति नीति को लेकर। और ये पिछले 11 साल
आजाद हिंदुस्तान के इकलौते 11 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। देयर इज नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। तो हमारे विपक्षी नहीं कह सकते कि हम किसी घटना की प्रतिक्रिया में कर रहे हैं। यह हमारी मोदी जी की सरकार की यह सुव्यवस्थित, सुविचारित एक दीर्घकालिक नीति का परिणाम। सुधांशु जी, क्योंकि आपने डेलीगेशन का जिक्र किया और ये डेलीगेशन पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया, लेकिन इसमें विपक्ष को और खासतौर पर कांग्रेस को लगता है कि ये क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है और इसीलिए आपको जरूरत आन पड़ी कि इस तरीके का डेलीगेशन भेजा जाए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। लेकिन और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी यानी यूपीए के समय की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर थी और ऐसा समय था जब बाकी के देश भारत के साथ खड़े थे, आज कौन खड़ा है, और इसीलिए कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी फेलियर बताता है विपक्ष। अब इस बात का मैं जवाब देता हूं। हमारी अप्रोच सदा सर्वदा से रही कि संवेदनशील समय में राष्ट्र को एकजुट दिखना चाहिए। 71 के युद्ध के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, ये कांग्रेसी आज तक कोट करते हैं। 1995 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जिनेवा में पाकिस्तान हमारे विरुद्ध प्रस्ताव लाया था, तो अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए गए। सारा श्रेय नरसिम्हा राव सरकार को दिया, सरकार का समर्थन नहीं किया, क्रेडिट भी उनको दिया। घर में आके जो लड़ना था वो लड़ा। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत और अन्य भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोले थे जो खराब टेस्ट में थे। तो उस समय मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करने वाला। तो अब हम जब सत्ता में हैं तो भी हमने कहा है कि सारे दलों को साथ में लेकर जो प्रधानमंत्री जी की अप्रोच है, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर राष्ट्र का एक एकजुट स्वरूप हमने सामने रखने की बात कही। और रही बात फॉरेन पॉलिसी की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, इनके दौरे हुकूमत में जब भी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती थी कश्मीर को लेकर, तो एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था और एक दो देश छोड़ दें, बाकी लगभग पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी होती थी पाकिस्तान के साथ। आज एक दो देशों को, चाइना, टर्की और अजरबैजान को छोड़ दें तो वो उनके साथ है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ है। और आपके दर्शकों के लिए भी बता दूं, 1971 में आधा दर्जन प्रस्ताव भारत के विरुद्ध आए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हर बार सोवियत यूनियन ने वीटो किया था। 7 दिसंबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 100 से अधिक देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी, 100 से अधिक देशों ने। आज बताइए, आज कौन सा देश भारत के विरुद्ध बोल रहा है? आज स्थिति यह है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड के बड़े देश हैं, सऊदी अरब जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, ईरान जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, दोनों ने आतंकवाद की आलोचना की और पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर मौन धारण कर रखा है। मुझे लगता है इससे बेहतर सफलता विदेश नीति की नहीं हो सकती है जो आज के जमाने में मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दिखी। और चूंकि रक्षा से जुड़ा मामला है तो मैं एक और बात कह दूं, भारत को रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है, जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं, इसके बावजूद रूस ने हमको दिया है।